हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यन अग्रवाल। आज की हमारी बायो की स्टडी में जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, एक परागकोश या परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन सेक। क्या बोलते हैं? पोलन सेक। पोलन सेक, परागकोश या पोलन सेक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, परागकोश या पोलन सेक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो परागकोश या पोलन सेक होता क्या है। परागकोश पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, पुष्प का जो नर जनन अंग वाला भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। हमने पढ़ा था प्रारंभिक पुष्प की संरचना में, पढ़ा था इसके बारे में। ये पुंकेसर होता है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। हमने पढ़ा था। ये ऊपर वाला भाग क्या कहला रहा था? परागकोश। बीच वाला जो भाग था ये कहला रहा था योजी, और ये लंबा जो तंतु था इसको क्या नाम दिया था? पुतंतु। इंग्लिश में बोलो तो इसको बोलते हैं पोलन सेक, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टेमेन या पुंकेसर। इसको क्या बोलते हैं हम? पुंकेसर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेमेन। ठीक है, तो ये हमारा था पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, या नर जनन अंग। तो ये 3 भागों से मिलकर बना था। हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी, स्ट्रक्चर देखा था। एक पुष्प की लंब काट वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उससे हमने देखा था पुष्प का जो तीसरा चक्र है, जिसको बोलते हैं नर जनन अंग या पुंकेसर। इसके 3 भाग हमने देखे थे। इसका सबसे ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है, बाइलोब्ड भाग होता है, इसको बोलते हैं परागकोश, योजी और पुतंतु। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा क्या है? परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकोश को क्या बोल रहे हैं हम? पोलन सेक। तो पोलन सेक कहाँ दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है? पोलन सेक है। ये तो बाहर दिख ही रहा है, लेकिन इसकी अंदर की संरचना किस प्रकार की होती है ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं तो इसकी संरचना हमको किस प्रकार की दिखाई देती है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टडी को हम शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब परागकोश होता क्या है मैंने आपको बता दिया है। परागकोश क्या है? जो पुष्प का जो नर जनन अंग है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के अंदर परागकण अर्थात पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। और आप जानते ही हैं परागकण या पोलन ग्रेन है ना, नरयुग्मक कहलाते हैं। पौधे के नरयुग्मक किसे कहते हैं? परागकणों को कहते हैं। और परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश के अंदर होता है। तो जो मेरे आपको नोट्स दिए हैं उसके अनुसार इसका आंसर हम देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मैंने लिख ही दिया, बता दिया। परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। तो परागकोश पौधे के नर जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग होता है ना। पौधे का जो नर जनन अंग है, जिसको हम बोल रहे हैं पुंकेसर, पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है? परागकोश या पोलन सेक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। क्यों कह रहा है महत्वपूर्ण भाग? क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? परागकण का। और परागकण क्या कहलाते हैं? पौधे के युग्मक या पौधे के नरयुग्मक, मेल गैमेट्स है ना। मेल गैमेट्स किसे कहते हैं? पौधे के परागकण को, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेट्स या नरयुग्मक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब परागकोश की अनुप्रस्थ काट है ना। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है? ये पेन है, इस पेन को हम एक तो लंबे में काट सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको बोलेंगे लंबवत काट, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन LS। और एक हम इसकी गोल गोल स्लाइस काट सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। तो जब परागकोश को अनुप्रस्थ काट काटी है ना, ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो हमको कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, उन भागों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया तो क्या देखा? सबसे बाहर एक स्तर दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस है ना। क्या बोलते हैं उसको? एपिडर्मिस या बाह्यत्वचा। यह एक स्तरीय होता है ना, एक ही स्तर से बना हुआ होता है। यह परागकोश को चारों ओर से घेरे रहता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। किसकी? परागकोश के अंदर की संरचना, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इसका अवलोकन किया गया, देखा गया, तो वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो सबसे बाहर एक स्तर दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसकी कोशिकाएं होती हैं है ना, डम्बल शेप, डमरू के आकार की होती हैं है ना, ढोलक के आकार की होती हैं। इसकी हम स्ट्रक्चर देखें
तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमको सबसे बाहरी स्तर के रूप में दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडर्मिस, या हिंदी में बोलो तो वाह त्वचा। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में वाह त्वचा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपिडर्मिस। तो इस प्रकार का जो मैंने आपको संरचना दिखाई है, ये ऐसी पूरे में बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्योंकि हम पूरा बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक पोर्शन बनाकर बता रहा हूँ, है ना। 4 लोब तो दिख रहे हैं आपको, 4 पालियाँ दिख रही हैं। एक पाली ये है, एक पाली ये है, एक पाली ये है और एक पाली ये है। 4 पालियाँ हैं, चारों पाली एक समान रहेंगी। तो जो सबसे बाहरी स्तर, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस, है ना, सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। हिंदी में बोलो तो वाह त्वचा। एक स्तर, ये देखो, एक स्तर, एक ही लेयर है, 2 लेयर तो नहीं है, 3 लेयर तो नहीं है, एक ही लेयर है ना। इसको क्या बोल रहे हैं हम? एपिडर्मिस। जब परागकोश की अनुप्रस्थ काट को या ट्रांसफर सेक्शन को हमने माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो क्या देख रहे हैं? सबसे बाहर एक है ना, एक स्तरीय, एक लेयर, 1 लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको क्या नाम दिया गया है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। ठीक है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा कैसा पूरा पूरा इसमें भी बनेगा, इधर भी बनेगा, पूरे में बनेगा। अब चूँकि मैं पूरे में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एक चित्र, इसलिए मैं एक पोर्शन को, है ना, इस पोर्शन को बनाकर बताऊँगा, जिसमें आपको पूरे स्तर, पूरे जो इसके लेयर्स हैं, वो लेयर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। जो लेयर्स हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना, वो यहाँ पर रहेगी, वो यहाँ पर रहेगी और वही यहाँ पर रहेगी। तो सबको अलग अलग ना भरते हुए हम एक ही को फिलअप कर देंगे, जिससे हमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? परागकोश या पोलन सेक का स्ट्रक्चर या पोलन सेक की संरचना। परागकोश किसका भाग है ना? पौधे के नरजनन का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर का अध्ययन किया माइक्रोस्कोप में, तो क्या देखा जा रहा है? सबसे बाहर एक स्तर दिखाई दे रहा है, जिसको बोल रहे हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। ठीक है, सेकंड जो स्तर है, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। सेकंड वाला स्तर क्या कहलाता है? एंडोथीसियम। जो इसके नीचे स्थित है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य स्तर, या इंग्लिश में बोले तो एंडोथीसियम। तो क्या है? यह बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर है, जो स्तंभाकार कॉल्यूमर, है ना, कोशिकाओं से बना होता है। यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। तो इसके नीचे का जो स्तर है, हम इसको थोड़ा सा बना दूं आपको, इस ये वाले पोर्शन को पूरे को। ये जो आपको स्तंभाकार कॉल्यूमर सेल्स दिखाई दे रही हैं एपिडर्मिस के नीचे, इसको बोलते हैं हम एंडोथीसियम, है ना। इन सेल को, कौन सी सेल्स को? ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं एपिडर्मिस के नीचे, जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसको ये सब जो सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। इसको हम नीचे लिख देते हैं, है ना, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, या हिंदी में बोलो तो मध्य स्तर। मध्य स्तर, है ना। सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे स्तंभाकार कॉल्यूमर्स जो सेल्स है, जो शेप है, उसके एक स्तर दिखाई देता है, इसको बोल रहे हैं हम एंडोथीसियम। ये बीच वाला भाग है, इस कारण इसको बोल दिया हिंदी में मध्य स्तर, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको? एंडोथीसियम। सबसे बाहर क्या दिखा हमको? एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या दिख रहा है? एंडोथीसियम या मध्य स्तर। ठीक है, तीसरा है मिडिल लेयर, या एंडोथीसियम के नीचे स्थित होता है, जो 2 से 3 कोशिका मोटा होता है। इसके नीचे फिर स्तर हो रहा है दूसरा, है ना, 2-3 कोशिका मोटा स्तर होता है, जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। इसको बोलते हैं मध्य स्थिति, इसको बोलते हैं अंतःवित्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं अंतःवित्ति। अंतःवित्ति, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिडिल लेयर या मध्य स्तर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर या मध्य स्तर, मध्य स्तर। ठीक है, तो तीसरा जो स्तर है ना, तीसरे नंबर की जो लेयर है, उसको क्या नाम दिया गया है? मिडिल लेयर या मध्य स्तर, जो 2-3 कोशिका मोटा स्तर होता है, जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। जब परागकोश कंप्लीट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परागकणों का निर्माण हो जाता है, तब ये सूखता है, सूखने के बाद में फटता है। तो फटने के समय स्फुटन, है ना, फटेंगे तभी तो परागकण बाहर आएंगे, तो उस समय सहायता करता है परागकोश की। 4th स्तर है टेपिटम। 4th स्तर क्या कहलाता है? टेपिटम का जो अंदर का सबसे अंदर वाला जो भाग है, उसको बोलते हैं टेपिटम। यह मध्य स्तर के नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है।
टेपिडम के अंदर लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जिसमें बहुत से लघु बीजाणु या परागकण भरे होते हैं। अब सबसे अंदर के स्तर की बात करें यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बात करें हम, तो इसको बोलते हैं टेपिडम। सबसे अंदर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, है ना, बीच वाला जो भाग है इसको बोल रहे हैं टेपिडम। इसको अंदर वाले भाग को क्या बोल रहे हैं? टेपिडम। टेपिडम, टेपिडम सबसे अंदर वाला भाग है। इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, क्या कार्य कर रहा है? ये जो परागकण है उन परागकणों को पोषण दे रहा है, क्योंकि इसी के अंदर लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित होती है। तो इस प्रकार ये जो हमारा जो क्वेश्चन था, एक परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो हमारा ये पूरा एक्सप्लेन हो गया, पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, परागकोश क्या है? पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे ऊपर का भाग है ना। इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। एक प्रारूपिक परागकोश को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसके अनुप्रस्थ काट को, तो हमको इसके 4 स्तर दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर का स्तर दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस सबसे ऊपर जो स्तर है पूरे में उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, या एक स्तरीय होता है। उसके नीचे का जो स्तर है उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो स्तर है, इसकी कोशिकाएं कॉल्यूमुलर या स्तंभाकार होती हैं, ये भी एक स्तरीय होती है ना। ये कॉल्यूमुलर है या स्तंभाकार कोशिकाएं, इसको क्या बोल रहे हैं हम? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे, है ना, तीसरा स्तर है जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर या मध्य स्तर। ये 2-3 कोशिका मोटा स्तर होता है, 2-3 कोशिका मोटा स्तर होता है। इसका काम क्या है? परागकोश के फटने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा भाग? मिडिल लेयर या मध्य स्तर वाला भाग। और सबसे अंदर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं टेपिडम। क्या बोलते हैं? टेपिडम। टेपिडम परागकोश के सबसे अंदर का भाग है ना। ये परागकणों को पोषण, न्यूट्रिशन करता है, और इसी के अंदर लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित होती है, जो परागकणों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन था, एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसलिए ठीक है, इसको समझना। डायग्राम जो चित्र है आपको दिख रहा है, इसको 2-3 बार बनाकर देखना। देखो मैंने आपको एक पोर्शन बनाकर बताया इतना, है ना। ऐसा कैसा कहाँ पर? यहाँ पर बनेगा, ऐसा यहाँ बनेगा और ऐसा यहाँ बनेगा। और बीच वाला जो भाग है ये भरण ऊतक कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पर इस प्रकार की सेल्स से हमको भर देना है। अब पूरा में भरता तो 1 घंटे तो इसमें लग जाते हैं अपने को, पूरा परेड ही निकल जाता, पूरा वीडियो ही कंप्लीट हो जाता। इस कारण से मैंने इसको एक पोर्शन को बना के बता दिया, जैसा यहाँ है ऐसा कैसा यहाँ रहेगा, ऐसा कैसे यहाँ पर रहेगा और ऐसा कैसे यहाँ पर रहेगा। जो बीच वाला जो खाली भाग दिख रहा है, इसमें इस प्रकार की ग्राउंड टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे पर? ग्राउंड टिश्यू, है ना। भरण ऊतक हिंदी में क्या बोलते हैं? भरण ऊतक के द्वारा भरा रहता है। तो इस प्रकार एक हमारा क्वेश्चन था, एक प्रारूपिक परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रारूपिक या एक परिपक्व परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, एक परिपक्व, है ना, परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे नोट्स के हिसाब से, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं कोचिंग पे, है ना, या जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं जिन नोट्स से, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिपक्व परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। एक मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। मैच्योर पोलन ग्रेन या परिपक्व परागकण क्या होते हैं, मैंने ये बताया था आपको। पोलन ग्रेन या परागकण पौधे के नरयुग्मक कहलाते हैं। इसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है, तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पौधे के नरयुग्मक कहला रहे हैं। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है, वो हम चित्र बनाकर या डायग्राम के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारा रिटर्न वर्क है, जो हमारे नोट्स है, उसके अनुसार मैं आपको उसका लैंग्वेज को समझा देता हूँ। देखो, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना। परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए, हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो परागकण क्या है मैंने बता दिया, पौधे के नरयुग्मक कहलाते हैं। इसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है, ठीक है। तो परागकण पौधे के नरयुग्मक कहलाते हैं। इसका निर्माण परागकोश में होता है। ये आकार में गोल या अंडाकार होते हैं। गोल होते हैं, या तो गोल होगा या फिर कैसा होगा? अंडाकार, ओवल शेप्ड होगा। या तो गोल होगा या फिर अंडाकार होगा, ठीक है। अंडाकार होते हैं, ये 2 आवरण से घिरे होते हैं। 2 आवरण होता है इसके ऊपर, अभी हम चित्र के द्वारा देख लेते हैं।
इसके ऊपर 2 आवरण होते हैं, हम गोलाकार बनाकर देख लेते हैं, है ना। दोहरी भित्ति से बना हुआ होता है एक परागकण। सबसे बाहरी भित्ति होती है, कटीली होती है, कांटेनुमा होती है ना, जिसको बोलते हैं एक्जाइन। सबसे बाहरी भित्ति को क्या बोलते हैं? एक्जाइन। इसकी सरफेस रफ होती है, खुरदरी होती है ना। कांटेनुमा दिख रही है आपको, सरफेस कैसी है? खुरदरी है इसकी, तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक्जाइन। अंदर की भित्ति चिकनी होती है, इसको बोलते हैं एंटाइन। या हिंदी में बोलो तो बाह्य भित्ति, बाह्यचोल, इसको बोलो तो अंतःचोल। बाह्यचोल, अंदर वाला क्या कहला रहा है? अंतःचोल। ठीक है, तो ये आकार में गोल या अंडाकार होते हैं। ये 2 आवरण से घिरे होते हैं। बाहरी आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है, बाहरी आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है। ठीक है, जिसे बाह्यचोल या एक्जाइन कहते हैं। तथा बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं, है ना, जिसे अंकुरण छिद्र कहते हैं ना। जो बाह्यचोल है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको एक छिद्र दिखाई देगा, एक, है ना, इसको बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर या हिंदी में बोलो तो अंकुरण छिद्र, है ना। जर्मपोर या अंकुरण छिद्र, है ना। बाह्यचोल में कहीं पर एक जगह छिद्र होता है या कई जगह छिद्र होते हैं। इन छिद्र को बोलते हैं जर्मपोर या अंकुरण छिद्र। क्यों? क्योंकि इसी स्थान से अंदर से परागनलिका, आगे की हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पोलन ट्यूब या परागनलिका इस भाग से बाहर निकलती है। इस कारण इसको बोलते हैं अंकुरण छिद्र या जर्मपोर वाला भाग। तो बाह्यचोल कहते हैं, बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं जिसे अंकुरण छिद्र कहते हैं। बाह्यचोल के नीचे पतली एवं कोमल भित्ति होती है जिसे अंतःचोल कहते हैं। इसके नीचे क्या है? पतली एवं कोमल भित्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं? अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। ठीक है, यह अपने अंदर कोशिका द्रव एवं केंद्रक को घेरे रहती है। इसके अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। ये क्या कहला रहा है? इसका न्यूक्लियस, या हिंदी में बोलो तो केंद्रक, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक के द्रव या कोशिका द्रव। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गई। पोलन ग्रेन या परागकण की संरचना। परागकण क्या कहलाते हैं? पौधे के नरयुग्मक कहलाते हैं। इसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अति सूक्ष्म होती है, इसकी संरचना बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तो इसकी संरचना हमको इस प्रकार की दिखाई देती है। तो क्या दिखाई देता है? सबसे बाहर एक खुरदरी या रफ सरफेस दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं बाह्यचोल या एक्जाइन। एक्जाइन पर कहीं कहीं एक छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं जर्मपोर। इसी जर्मपोर वाले स्थान से परागनलिका, है ना, बाहर निकलती है। इस कारण इसको बोलते हैं अंकुरण छिद्र या जर्मपोर। इस ये जो एक्जाइन है, एक्जाइन के नीचे पतली भित्ति वाली, एक चिकनी भित्ति वाली एक लेयर होती है, एक सरफेस होती है, इसको बोलते हैं एंटाइन या अंतःचोल। ये अपने अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक और कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। इस प्रकार एक प्रारूपिक जो या परिपक्व जो परागकण है उसकी स्ट्रक्चर का वर्णन हो गया, एक्सप्लेन हो गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, एक मैच्योर पोलन ग्रेन। इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ध्यान रखना, पोलन से के परागकोश के अंदर हो रहा है। ये पौधे का नरयुग्मक कहलाता है। इसकी संरचना अति सूक्ष्म होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई। ये गोल होते हैं या कहीं कहीं किसी किसी पौधे में अंडाकार होते हैं। लेकिन प्रारूप की बात करें तो ये अधिकतर कैसे होते हैं? गोलाकारी होते हैं, जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। बाहरी झिल्ली को बोलते हैं एक्जाइन, अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं एंटाइन। एंटाइन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक, और इसके चारों तरफ क्या होता है? कोशिका द्रव। एक्जाइन में कहीं कहीं क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसको बोलते हैं जर्मपोर या अंकुरण छिद्र। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हमारा तीसरा था, परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, परिपक्व परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर रहेगा, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।